प्रिय पाठकों, जेपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए इतिहास विषय के संदर्भ में से जुड़े हुए प्राचीन भारत का जो पाठ्यक्रम आप तक पहुंचाया गया है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए वहां से अनेकानेक शीर्षक आपके सिलेबस में दर्ज कराए गए हैं। यदि उन शीर्षकों को बारी बारी से देखा जाए तो उसमें कमोबेश हर एक हिस्से का प्रश्न मुख्य परीक्षा के लिए संभावित दिखाई देता है। आज मैं आपके समक्ष प्राचीन भारत के ही एक संभावित प्रश्न को और उसकी व्याख्या आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, मुझे लगता है कि वो मेरे इस व्याख्यान को सुनेंगे और ध्यान से समझते हुए परीक्षा उपयोगी जानकारियों को अपने साथ संकलित करेंगे। चलिए, प्रश्न मैं आप तक रखने की कोशिश कर रहा हूं और प्रश्न है गुप्त काल से संबंधित। अर्थात ऐसा प्रश्न होगा कि प्राचीन भारत में गुप्त काल कला, वास्तुकला, विज्ञान, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। टिप्पणी करें। तो यदि इस तरह का प्रश्न आपको मुख्य परीक्षा में देखने को मिले तो इसके अंतर्गत समस्त उन बातों का उल्लेख हो जाना चाहिए एक सीमित समयावधि में, ताकि परीक्षक जो आपके प्रश्न के इस उत्तर का मूल्यांकन करे उसे समझ में आ जाए कि सारगर्भित व्याख्या परीक्षा छात्रों के द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है। तो चलिए, उसी का सार मैं आप तक समक्ष रखने की तैयारी में हूं। तो इस प्रश्न की व्याख्या में जो दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है वह ऐसा होगा कि सर्वप्रथम आप गुप्त साम्राज्य और उसके विस्तार के बारे में सांकेतिक व्याख्या करेंगे। उसके उपरांत दूसरे पैराग्राफ में आप गुप्त काल के कला, वास्तुकला, विज्ञान, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में जो उपलब्धियां रही थीं, आप उसे इंगित करेंगे और उसके बाद आपको निष्कर्ष से पूर्व यदि स्पेस हो तो आप ये भी दर्ज करा दें कि इस अवधि में उभरे हुए सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हो जानी चाहिए, और अगर इसके बाद एक प्रभावपूर्ण निष्कर्ष आपको दर्ज करा देना चाहिए। इतना कर लेने के बाद आप एक संतुलित और एक संपूर्ण व्याख्या दे पाने में सक्षम हो जाते हैं। तो चलिए, इसकी व्याख्या मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस व्याख्यान को बड़े ध्यान से सुनेंगे और आवश्यकता अनुसार मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा में इससे जुड़े हुए प्रश्नों को आप परीक्षा हॉल में सहजता और सरलता से हल कर पाएंगे। आप लिखते हैं कि गुप्त साम्राज्य 320 और 550 ईस्वी के बीच उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। कुषाणों के बाद लगभग 4 शताब्दी तक भारत का सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक और तकनीकी विकास मुख्यतः गुप्त राजाओं के शासन काल में ही देखा गया था। इसलिए इस काल को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार था। गुप्त वंशावली का परिचय आप देते हैं तो आप परिचय देते हुए कहते हैं कि गुप्त वंशावली का परिचय में हमें अनेक अभिलेखों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख इत्यादि है। इस क्रम में आपको एक इतिहासकार का भी कथन दर्ज करना चाहिए। तो डॉक्टर स्मिथ के अनुसार हिंदू भारत के इतिहास में गुप्त सम्राटों का काल किसी अन्य काल की तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सौम्य और संतोषजनक चित्र उपस्थित करता है। ये बात आपको दर्ज करनी चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से गुप्त काल महान व्यक्तियों का युग माना जाता है। इस युग में कई महान और प्रतिभा संपन्न सम्राट हुए थे, जिन्होंने असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया, जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। आगे आप लिखते हैं कि गुप्त राजाओं के दिग्विजय की नीति अपना करके भारत में एक छत्र और सार्वभौमिक सत्ता की स्थापना की थी और संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्रों में पिरो कर रखा था। तो इतनी सी बातें आपको इसके प्रारंभिक
शीर्षक के तर्ज पर पैराग्राफ में दर्ज करनी चाहिए। इसके उपरांत आप प्रश्न के मुख्य व्याख्या की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें कला संबंधित जानकारियों का क्रमिक व्याख्या आपसे मांगा गया है। गुप्तकालीन कला को आप 4 संवर्गों में विभक्त करके समझ सकते हैं, जैसे स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला और धातु कला। वैसे कहा जाए तो गुप्तकालीन कला में विदेशीपन का अभाव तो स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात इसमें गांधार शैली की तरह ना तो भारतीय और ना ही यूनानी, है ना, यूनानी पक्ष भी दिखाई नहीं देता है। तो जहां तक गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला की बात है, हमारी बात मंदिर वास्तुकला से शुरू होनी चाहिए। तो जहां तक मंदिर वास्तुकला की बात है, इस युग के में देवी देवताओं के अनेक छोटे मंदिर बनाए जाते थे और मंदिरों के गर्भगृह बनाने का प्रचलन जो था संभवतः गुप्त काल में ही शुरू हो गया था, है ना। और इन गर्भगृहों के चारों ओर परिक्रमा पथ भी बनाए जाते थे। इस प्रकार की रचना होती थी। प्रारंभ में तो इनके शीर्ष अर्थात मंदिरों के शीर्ष सपाट होते थे, बाद में उसमें शिखर दिया जाने लगा, अर्थात शिखर भी निर्मित किए जाने लगे। इसके कई प्रमाण भारत में गुप्त काल के मंदिर वास्तुकला के देखे जाते हैं। जैसे आप देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर और झांसी के निकट है, इसमें पहला शिखर मंदिर माना जाता है। इसी तरह भूमरा, मध्य प्रदेश का जो नागौद क्षेत्र है ना, भूमरा, उस भूमरा का जो शिव मंदिर है। इस तरह से नचना कुठार का मंदिर जो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है, वहां पार्वती मंदिर है। इसी तरह भीतरगांव का मंदिर जो कानपुर में है। इतना ही नहीं, बीजापुर का एहोल मंदिर भी जो है, इन मंदिरों में ये वास्तुकला का गुप्तकाल का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इतना ही नहीं, मंदिरों के अलावा भी आप बौद्ध विहारों की बौद्ध धर्म के संदर्भ में भी बातें कर ले तो बौद्ध धर्म में भी अनेक विहार और स्तूप बनाए गए थे। इसके प्रमाण आपको सारनाथ का गुप्तकालीन अनेक बौद्ध विहार के अवशेष पाए गए हैं, जो हिंदू मंदिरों के अलावे बौद्ध विहारों के निर्माण से भी संबंधित है। इस तरह से आप अजंता एलोरा की बात करें, अजंता एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है ना। इस तरह से बाघ की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में है। इनकी गुफाओं में भी कई गुफाओं और चैत्य पहाड़ियों को काटकर बनाए गए, तो इसकी भी चर्चा आपको दर्ज करनी चाहिए। जहां तक अजंता गुफा की बात है, तो अजंता की गुफा संख्या 16, 17 और 19 ये गुप्त काल की सर्वोच्च जो है सो कलाकृति को प्रस्तुत करते हैं। इतना ही नहीं, दक्षिण भारत के भोगल राजपुटम और अदन्ना और मदन्ना, ये जो गुफाएं हैं, ये गुप्त काल में ही निर्मित हुई थी। इसे भी आप दर्ज करेंगे। जहां तक गुप्त काल की चित्रकला की बात है, थोड़ी सी व्याख्या चित्रकला के संदर्भ में भी होनी चाहिए। तो जहां तक चित्रकला की बात है, अजंता और बाघ की चित्रकारी गुप्तकालीन चित्रकारी का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अजंता के 10वीं गुफा का जो स्तंभ लेख है और 16वीं और 17वीं गुफाओं का जो प्राचीर चित्र गुप्तकालीन माना जाता है। 10वीं गुफा की मैं बात करूं तो 10वीं गुफा के स्तंभों में पुरुषों और स्त्रियों के चित्र और उनकी वेशभूषा गांधार कला से प्रभावित दिखाई देती है। इसी तरह 16वीं गुफा के चित्रों की मैं बात करूं तो उसमें एक तस्वीर या अंकित है, या उसमें जो चित्र अंकित है, एक मरणासन राजकुमारी का चित्र उसमें अंकित है, जिसके चारों ओर उसके स्वजन जो है सो विवस्थापूर्ण और उन्हें दुखी हालत में दिखाया गया है। इसी तरह 17वीं गुफा पर जो चित्र वर्णनात्मक है, इस गुफा में माता और पुत्र के नामक एक चित्र अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा अपने पुत्र को अपने पति को समर्पित करते हुए प्रदर्शित की गई है। इस गुफा में भी बुद्ध के महाविनिष्क्रमण का दृश्य दिखाया गया है। आगे आप अपनी व्याख्या में दर्ज करते हैं गुप्त काल के विज्ञान के संदर्भ में।
तो आप विज्ञान के संदर्भ में ये दर्ज करते हैं कि गुप्तकालीन विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः गणित और ज्योतिष और आयुर्वेद, है ना, इन सब का काफी विकास हुआ था। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त गुप्तकालीन वैज्ञानिकों की सूची में आते हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथों में विज्ञान की विवेचना की थी। जैसे आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल बताया था और उसकी परिधि का अनुमान लगाया था। उन्होंने ग्रहण के राहु ग्रास वाला जो जनविश्वास था उसको गलत सिद्ध कर दिया था। तो ये सभी गुप्तकालीन उपलब्धियों में कला के या विज्ञान के क्षेत्र की उपलब्धियां गिनी जाती हैं। हालांकि उनकी इन धारणाओं का वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने खंडन किया था, फिर भी आर्यभट्ट की अपनी उपलब्धि बिल्कुल श्रेष्ठता के साथ प्रदर्शित थी। आर्यभट्ट ने इतना ही नहीं, दशमलव प्रणाली की भी विवेचना की थी। तो ये सब गुप्तकालीन की उपलब्धियां मानी जाती है। जहां तक वराहमिहिर की बात करूं तो वराहमिहिर ने यूनानी और भारतीय ज्योतिषों को समन्वय करते हुए एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और गुप्त काल का एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और धातु विज्ञानवेत्ता के रूप में नागार्जुन का भी नाम प्रमुख है। उन्होंने रस चिकित्सा का आविष्कार किया। उन्होंने यह अवधारणा प्रदान की कि सोना, चांदी, हीरा या तांबा, लोहा धातुओं से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त की जा सकती है। यहां तक कि धन्वंतरी, जो भी आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान थे, वो भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजसभा के सदस्य माने जाते थे। तो इतनी सी बातें आपको गुप्तकाल के विज्ञान के संदर्भ में दर्ज कर दिया आपने। अब आप, जैसा कि प्रश्न के अंतर्गत जो बातें उल्लिखित है, उसमें आप गुप्तकाल के संगीत और नृत्य और अभिनय क्षमता के संदर्भ में भी कुछ बातों को आप दर्ज करेंगे। तो लिखते हैं आप आगे कि गुप्त सम्राटों के समय वसंतोत्सव, कौमुदी महोत्सव, दीपोत्सव आदि पर नृत्य और संगीत का चलन था। समुद्रगुप्त स्वयं एक श्रेष्ठ वीणा वादक था। इतना ही नहीं, मंदिरों के साथ साथ महलों में भी नृत्य किया जाता था। और यदि वाद्य यंत्रों की बात की जाए तो वीणा, भेरी, शंख, मृदंग उस समय के प्रमुख वाद्य यंत्र थे। तो इनकी भी चर्चा आपको अपने व्याख्यान में दर्ज कर देनी चाहिए। आपको इसके अलावा वात्स्यायन का भी जिक्र करना चाहिए, जिनके कामसूत्र में संगीत कला की गणना 64 कलाओं के रूप में प्रदर्शित की गई है। तो इस तरह देखा जाए तो आपने क्रमिक रूप से गुप्त काल से संबंधित व्याख्याओं को लिखना शुरू कर दिया है। अब आप आगे इसकी मूर्ति कला पर भी अपनी दृष्टि देते हैं। आप लिखते हैं कि गुप्तकालीन मूर्ति कला की बात की जाए तो गुप्तकाल की कलाकृतियां और उनकी शैली एक संपूर्णता, सुंदरता और संतुलन जैसे तत्वों से सुसज्जित रहती थी। गुप्तकाल के मूर्तिकार मूर्ति कला के मर्मज्ञ माने जाते थे। इनकी मूर्तियों में गांभीर्य, कमनीयता, लालित्य और माधुर्य के भी दर्शन प्राप्त होते हैं। इस काल की मूर्ति कला में शारीरिक सौंदर्य के स्थान पर आध्यात्मिक सौंदर्य को प्रधानता दी गई थी। अर्थात सरल वाक्यों में कहा जाए तो इस काल में बनने वाली मूर्तियों में भद्रता और शालीनता दिखाई पड़ती है। अर्थात इस काल में मूर्तियों में नग्न मूर्तियों का निर्माण लगभग बंद हो गया था। तो अंततः अब इसके बाद एक प्रभावपूर्ण निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। तो आप लिखते हैं कि यह सच है कि इस गुप्त काल में भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। इतिहासकारों ने इस युग को इसलिए रोम के एंटेनियो के साथ समानता प्रदर्शित करने की भी कोशिश की है। इस तरह कहा जाए तो गुप्त काल को दुनिया भर में अपनी अनूठी सर्वांगीण प्रगति के कारण जाना जाता है। इसलिए यह कहना समुचित होगा कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाए। तो आप इतनी व्याख्या अगर आप लिखते हैं तो आपकी व्याख्या संपूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से आज मैंने आपके समक्ष इस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। और ये व्याख्यान यदि आप परीक्षा में लिखते हैं तो निसंदेह परीक्षक को पसंद आएगा। तो आज आपने मेरे इस व्याख्यान को ध्यान से सुना। यदि आपको मेरा आज का व्याख्यान पसंद आया तो इसे लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें। पुनः मैं नए वीडियो के साथ आप तक उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।